अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर। आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, महंगाई अरूज पे है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो बाहर जाए, बाहर जाके काम करे। ख़ास तौर पे वो कोशिश करते हैं कि यूरोप कंट्रीज़ की तरफ रुख करें, पर यूरोप कंट्रीज़ का वीज़ा इस टाइम लगवाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। करोड़ों रुपया लिए पाकिस्तानी फिरते हैं, पर उनको यूरोप कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं मिलता। तो फिर होता यह है कि वो कोशिश करते हैं कि हम दुबई या सऊदी अरब की तरफ रुख करें, उधर का वीज़ा लगवा लें। तो वो अपना वीज़ा लगवा के अरब कंट्री में चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो उधर जाके उनको कौन कौन सी मुश्किलात उन्हें फ़ेस करना पड़ती हैं, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अली कंबो भाई, जिन्होंने 8 साल जो हैं वो दुबई में गुजारे हैं और इनका बहुत तजर्बा है। ये आज हमें बताएंगे कि किस तरह जो हमारे भाई ख्वाहिशमंद हैं दुबई जाने के, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी कॉल पे आप यू पंजाब के दफ्तर आए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो अली भाई, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से वीज़ा हासिल करके वीज़ा लगवा कर दुबई पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनका मसला होता है रहायश का। तो उनको रहायश हासिल करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो रहायश कैसी होती है? आसिम भाई, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपना थोड़ा सा बता दूं आपको। मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है और कतर है। डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने स्टे किया हुआ है और डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हुए मैंने वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, उनको मैंने देखा है। ठीक है, अभी आपने पूछा है कि अगर इधर से कोई जाता है वहाँ पे जाके उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें 2 कैटेगरीज़ होती हैं कि वो विज़िट पे जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहा है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र आती है, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाते हैं तो कंपनी आपको हर चीज़ के लिए फैसिलिटेट करती है, रहाइश भी देती है, आपको खाना भी प्रोवाइड करेगी, आपको मतलब हर तरह से फैसिलिटेट करेगी। अब उसके लिए आपको उस जॉब के कैलिबर का होना ज़रूरी है। आपके लिए आपको एजुकेशन आपकी उस लेवल की होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस उस लेवल का होना चाहिए। फिर जाके अगर आपको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जाते हो तो आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। अब दूसरा कैटेगरी आ जाती है विज़िट वीज़े की। अब जो इस कैलिबर का नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जो कि पाकिस्तान में हमारी बहुत ज़्यादा एक बड़ी रेंज इसी लेवल की है। ज़्यादातर ये होता है ना, वर्क परमिट लगवा लेते हैं या कोई एजेंट ये बता देते हैं कि आप विज़िट पे चले जाएं, उधर कुछ मंथ काम करें, 2-3 मंथ का विज़िट लगवा देते हैं, तो फिर आपको हम वर्क परमिट लगवा देंगे। तो जो इस तरीके से जाते हैं उनके लिए किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है? अगर तो आप विज़िट पे जा रहे हैं तो रहाइश में ये है कि उधर एक रूम में आपको 8-8, 9-9, 10-10 जो है ना लड़के मिलेंगे। बेड स्पेस उसे बोलते हैं। बेड स्पेस आपको मिलती है, वो भी मुश्किल से। अगर आप इंडिपेंडेंट गए हो, इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट कर रहे हो, तो वो रहाइश आपको एक बेड स्पेस में मिलेगी। ठीक है, वो मिल गई आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद। फिर उसके बाद आ जाता है जी, आपने वहाँ पे खाना पीना भी है, रहना है वहाँ पे आपने। ठीक है, खाना पीना रहने के लिए आपको कम से कम वो एक दिन का आपको बताने लगा हूँ, जो मिनिमम कॉस्ट है एक दिन की, वो कम से कम आपके पास 15 से 20-25 रियाल होने चाहिए। अच्छा, मुझे अली भाई ये बताएं कि जो पाकिस्तानी एजेंट हैं वो बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं। उन्होंने हमारी सोच इस तरह की बनाई होती है कि पता नहीं क्या उधर जाके हमें हासिल हो जाना है, उधर पता नहीं पैसे जो हैं वो दरख्तों के साथ लगे हैं, वो उतार लेने हैं। वो बताते हैं जी कि रोशनियों का शहर है शारजा, दुबई, उधर आप जाएंगे आपको फ़लाँ कंपनी में काम मिलेगा, आपके साथ लड़कियाँ काम करेंगी। मतलब कि पता नहीं किस तरह माइंड बना देते हैं, तो जाने वाला बड़ा खुश होता है। पर जब वो उधर पहुँचता है तो सिचुएशन उसके बिल्कुल बरक्स होती है। उसको दुबई के किसी आप गांव में कह सकते हैं उधर फेंक देते हैं, जैसे आप दिब्बा, फजीरा, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। तो फिर जब वो बंदा पहले दिन नहीं जाता है तो उसके साथ ये सिचुएशन होती है, तो उस पर क्या बीतती है? उस पर तो फिर ये है ना कि देखें, वहाँ पे तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं तो वहाँ पे तो आपके लिए एक तरह का ऐसे है कि जैसे कैद है, जेल है। ठीक है ना आपके आगे है कोई, ना आपके पीछे कोई है, ना आपको कोई जानने वाला है। ठीक है ना, और ना ही उधर कोई हेल्प करता है। अगर आप ये बोलो कि आपका कोई रिश्तेदार है उधर, ठीक है ना, वो आपको आगे उधर सपोर्ट करेगा,
तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा कमाई करने के लिए गया है, हर बंदा पैसे कमाने के लिए गया है। वो आपको सपोर्ट करेगा, 1 दिन के लिए करेगा, 2 दिन के लिए करेगा, 3 दिन, बस आपने अल्लाह तवक्कल वहाँ पे रहना है, वहाँ पे ज़िंदगी नहीं है फिर। पिछले दिनों में मेरा एक दोस्त ही है, क्लोज ही है, उसने अपने भाई को बड़े ना घर वालों ने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया, वर्क परमिट वीज़ा लगवाया, वो उधर चला गया, 1 महीना नहीं गुजरा, उस बंदे ने खुदकुशी कर ली है। ऐसा कि उसके साथ भी सेम यही सिचुएशन बनी कि उसको बताया कुछ था, आगे कुछ निकला। वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने इस हद तक कदम उठा लिया कि खुदकुशी कर ली। इस तरह की सिचुएशन भी बन जाती है, इतना बंदा ज़हनी तौर पे टॉर्चर हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे मैंने बहुत सारी डेथ होती देखी हुई हैं, ठीक है ना, लाइव भी देखी हुई हैं डेथ, ठीक है। क्योंकि आप उधर वहाँ पे अकेले होते हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, आपकी फैमिली नहीं है, आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, आपका कोई भी नहीं है। उधर आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हो। मैंने सुना उधर इलाज बड़ा महंगा है, मेडिसिन ख़रीदनी हो, जैसे हम पाकिस्तान में आम रूटीन में मेडिसिन ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से, या सर दर्द है या कोई भी मसला है, बीमार हो जाए तो बहुत महंगा इलाज है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, उधर हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, मेडिसिन से लेके, खाने से लेके, हर चीज़ करने में, ड्राइविंग से लेके हर चीज़ में उसमें उन्होंने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम के तहत चलते हैं वो लोग, ठीक है। अब मेडिकल में उन्होंने एक सिस्टम बनाया, विदाउट इंश्योरेंस एंड विदाउट डॉक्टर डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी मतलब मेडिसिन नहीं वहाँ से ले सकते थे। मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये भी बताया है कि जब बाहर जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है, जो भी भेज रहा होता है उसे, कि आप बाहर जाएंगे तो आपको 1 वीक में 5 दिन काम करना पड़ेगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी और 2 दिन जो है वो छुट्टी है। क्या ऐसे ही है? सर ऐसे सिर्फ बताया जाता है, वो होता नहीं है। एक्चुअली क्या है, 8 घंटे की ड्यूटी का मतलब ये है कि 8 घंटे आपके नॉर्मल 8 वर्किंग आवर्स हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। 2 घंटे 4 घंटे आपको ओवर टाइम वहाँ पे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी होती है 8 घंटे में कि आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, आप उसमें हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते उधर रहते हुए। उधर और पीछे आपका फैमिली पूरा बैकग्राउंड होता है, तो इसलिए आपको क्या है कि वहाँ पे 3-4 घंटे ओवर वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। वो मिला के टोटल 12 ओवर हो गए। 12 ओवर के अलावा अगर आपकी साइड दूर है, आधे घंटे पौने घंटे का डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो आप अगर इंक्लूड कर 14 घंटे हो गए। फिर आप उठ रहे हो सुबह, शाम को जा रहे हो, अब उधर आपने हर चीज़ खुद करनी है। सुबह उठ के नाश्ता भी आपने खुद करना है, दोपहर का खाना भी आपने खुद ही खाना है, रात को जाके आपने खाना अगर आप बनाते हो तो आपने खुद जाके बना के खाना है। तो ये सारा अगर आप इसको अकाउंटिंग करें तो कम से कम ये 17-18 ओवर बन जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आम रूटीन में जो आम वर्कर है, मज़दूर कह लें, उसकी सैलरी कितनी है और उसके अखराजात कितने हैं और वो कितने पैसे जमा कर सकता है, कितने घर भेज सकता है? सर इस टाइम जो नॉर्मल एक वर्कर है ना, वहाँ पे उसकी सैलरी जो है वो 15 से 2000 के बीच में है। पाकिस्तानी मिनिमम कितने बन जाते हैं? सर वही आपको बताने लगा था, 15 से 2000 उनकी सैलरी होती है, ठीक है। और इस टाइम 1 दिरहम चल रहा है तकरीबन 75 में, ठीक है ना। 2000 दिरहम भी अगर आप लगाते हैं तो तकरीबन बनता है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख का मतलब तो इधर से नज़र आ रहा है जी वो 1.5 लाख कमा रहा है। अब 1.5 लाख में से कम उसका उधर जो है ना 1000 से 1200 दिरहम तक तो खर्चा है जो उसका अपना ज़ाती है, ठीक है। पीछे बचा उसके पास 700-800, ठीक है। 700-800 में से अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ मसला बन जाए, वो भी उसके पास होने चाहिए 200-300 एक्स्ट्रा, बचता उसको 500 ही है वहाँ से। वो बेचारा फिर क्या घर भेजेगा? घर वालों ने भी बड़ी उम्मीदें लगाई होती हैं, तो वो क्या करेगा फिर? इसीलिए तो फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो अपनी जान की बाजी ये पिछले दिनों में लड़का हारा है, तो बहुत अफसोस की बात है। और मैं सबसे अहम एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, अक्सर ये होता है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुबई सऊदीया की जेलों में कैद हैं, वो क्या रीज़न बनती हैं कि उनको जो गिरफ़्तार कर लिया जाता है उधर? रिसेंटली 2-3 ऐसे वहाँ पे क्राइम चल रहे हैं गल्फ़ के अंदर, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है ना पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उनमें से एक सबसे जो मेजर क्राइम है वो ये है कि वो वहाँ पे एक उन्होंने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। वो वहाँ पे जाते हैं और उन्होंने लड़कियाँ रखी हुई हैं, लड़के रखे हुए हैं, रोडों पे जाते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है ना। जैसे इधर पाकिस्तान में सिस्टम है, ठीक है ना, भीख मांग देंगे, उधर उन्होंने भीख मांग के जो है ना वो अब पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है, ठीक है। आखिर में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप दुबई में इतनी देर रहे हैं, 8-9 साल, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कैद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आपने अपनी लाइफ में कौन सा हुक्मरान देखा है
जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ में अपना भरपूर किरदार अदा किया हो? जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, वो तो 8 से 10 साल का, ठीक है ना। और 8 से 10 साल की अगर आप बात करते हैं तो लास्ट 3 साल खान साहब की हुकूमत थी। उसके पीछे 5 साल चले जाएँ तो वो ये थे हमारे नवाज शरीफ साहब थे। तो मैंने 8 साल 10 साल के अंदर अगर देखा है, उनमें अगर थोड़ा सा भी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे कोई वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सपोर्ट मिली है तो वो सिर्फ इमरान खान की वजह से मिली है। इमरान खान ने आके ओवरसीज़ के लिए थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स, थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी फिर वैसे का वैसे ही। इस प्रोग्राम के आखिर में हमारे जो दोस्त देख रहे हैं जिनको वो शौक़ है अरब कंट्री में या बाहर जाने का, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? मेरी ज़ाती तौर पे ये राय है, ठीक है, बाहर, क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम हालात ऐसे हैं कि हर बंदा जो है ना वो बाहर देख रहा है, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एजुकेशन, विदाउट स्किल्ड, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे बेहतर है आप पाकिस्तान में रहें। पाकिस्तान में रह के अगर आप यहाँ पे अपने फैमिलीज़ के पास रह के, अपने घर के पास रह के, अगर आप इधर 1000 2000 रुपया कमा सकते हैं और डेली घर आ सकते हैं, वो उधर से बहुत दर्जे बेहतर है। बाहर जाएं, बाहर जाके आपको एक अच्छी अर्निंग मिलेगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर स्किल्ड, आपके अंदर एक्सपीरियंस, एजुकेशन होनी चाहिए, फिर आप एक लेवल पर जाके वहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अली भाई ने आपको बताया और आखिर में बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो फिर आपका दुबई या अरब कंट्री या दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अगर आपने जाना है बाहर, ज़रूर जाएं, और आपके पास स्किल होना ज़रूरी है, एजुकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपनी फैमिली के और अपने ख्वाब जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। और आखिर में मैं ये मैसेज भी दूंगा कि अगर आपने यूरोप जाना है, किसी मुल्क में भी जाना है, लीगल तरीके से जाएं, लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें। आजकल कोई तरीका मुश्किल नहीं है, आप यूट्यूब, गूगल पर सर्च करें किस तरीके से वीज़ा लगवाया जाता है, आपको सारी मालूमात मिलेगी। जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों में इटली के लिए जो हैं हमारे नौजवान, उन्होंने डंकी लगाई और एक कश्ती के ज़रिए वो जा रहे थे इटली, और रास्ते में हादसा हुआ और कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवान जो अपनी जान की बाजी हार गए। आप कोशिश करें लीगल तरीके से जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।